आज की चर्चा में हम बात करेंगे भारतीय संसद के सत्र में आयोजित संविधान के 75वीं वर्षगांठ पर चर्चा परिचर्चा तथा उसमें पक्ष और विपक्ष के द्वारा परस्पर वक्तव्यों को लेकर के मचे उफान पर चर्चा करेंगे और यह परखने की कोशिश करेंगे कि जो गतिविधियां हैं ये वास्तव में कितना तथ्यपरक हैं, कितना संविधान सम्मत हैं और इनके क्रियाकलाप, इनके व्यवहार कितने महापुरुषों के आदर्शों से प्रेरित हैं। क्योंकि इन्हीं दो तीन मुद्दों को लेकर के सदन को गतिरोध का अखाड़ा बना दिया गया है। विगत वर्षों से हम देख रहे हैं कि एक चलन बन चुका है कि पूरे के पूरे सत्र को ही बर्बाद कर दिया जा रहा है, पूरे के पूरे सत्र को ही परस्पर विवादों का अखाड़ा बना दिया जा रहा है, उसका भेंट चढ़ा दिया जा रहा है। यहां विवाद की शुरुआत यही से होती है कि संविधान की 75 साल पूर्ण हो जाने के पश्चात उस पर चर्चा और परिचर्चा के लिए सदन में पक्ष और विपक्ष दोनों आमंत्रित थे। चर्चा परिचर्चा का दौर जारी था। इसी बीच विपक्ष के आरोपों का जवाब देते हुए अमित शाह के द्वारा यह कहना या यह वक्तव्य दिया जाना कि यदि कांग्रेस अपने निहित स्वार्थों की पूर्ति के लिए जिस प्रकार से अंबेडकर के नाम का जाप कर रही है, संभवतः यदि ईश्वर के नाम का इतना जाप किया गया होता, अनुसरण किया गया होता, तो कांग्रेस की आज ये दुर्दशा न होती, कांग्रेस का आज उद्धार हो गया होता। और इसी एक शब्द को पकड़ के संपूर्ण विपक्ष जिस तरीके से तिल का ताड़ बनाने में लगा हुआ है कि अंबेडकर का बड़ा भारी अपमान हो गया, यह जो है सत्ता पक्ष तो संविधान को नष्ट करने में आमादा है, आतुर है, सत्ता पक्ष तो संविधान को बदलने की जो है मंशा में है, विभिन्न प्रकार के आरोप। इसी में एक नया मुद्दा और जोड़ दिया जाता है संबल का। संबल के मुद्दे को जोड़ते हुए कहा जाता है कि भैया उत्तर प्रदेश में संबल प्रकरण में सरकार एक व्यापक नरसंहार कर रही है, शासन और प्रशासन का बलपूर्वक दुरुपयोग कर रही है। और शायद यहां मुख्य विपक्षी पार्टी उत्तर प्रदेश, जिसका नेतृत्व माननीय अखिलेश यादव जी कर रहे हैं स्वयं, यदि भारतीय जनमानस थोड़ा भी जिम्मेवार होता तो शायद वो आज ये कहने की हिम्मत ना करते और इन छोटे छोटे तुच्छ मुद्दों को लेकर के संपूर्ण संसद के बेशकीमती समय को जाया करने की हिम्मत ना करते। पता होना चाहिए आपको और अखिलेश यादव जी को भी अपनी याददाश्त ठीक करके चलनी चाहिए कि यही अयोध्या में उन लोगों पर आपके पिताश्री ने ही तत्कालीन सरकार का नेतृत्व करते हुए निहत्थे, जिनके हाथ में तख्तियां तक नहीं थी और गोलियां चलवाई थी, लगभग 5000 लोग हताहत हुए थे। कम से कम आज आप अहिंसा के मुद्दे पर दूसरे बुद्ध का रोल मत अदा कीजिए। आप अहिंसा का आशय कम से कम मत समझाइए। संभल की बात आप करते हैं, उस संभल के मुद्दे पर आप संसद के सत्र को जो है चौपट कर रहे हैं, जहां पर दंगाइयों के द्वारा चलाए गए गोलियों के खोखे पाकिस्तान से मेल करते हो, अमेरिका से मेल करते हो, विदेशों से मेल करते हो। ऐसे लोग युद्ध अपराध के दोषी हैं और इनके लिए किसी भी प्रकार की सहानुभूति रखना स्वयं में संविधान का न केवल अतिक्रमण है, अभी तो संविधान की हत्या के समान है। और कम से कम आप संविधान के
शुभचिंतक होने का तो ढोंग मत ही कीजिए। शायद संसद के इस अमूल्य पत्र को तबाह कर देना क्या संविधान सम्मत है? अभी 2023 का आंकड़ा हमने उठा के देखा, 24 का हमारे पास है नहीं अभी, जिसमें 23 के आंकड़े में पता चला कि संसद के सत्र में 1 मिनट पे 30 लाख रुपए का व्यय होता है। और यदि आप पूरे के पूरे महीने, 1.5 महीने के सत्र को बिना किसी कार्रवाई के शोर शराबे और हंगामे की भेंट चढ़ा दे रहे हैं, तो आम जनमानस के कितने टैक्स की आप बर्बादी कर रहे हैं, जिसने खून और पसीने के साथ उस टैक्स की भरपाई की है। क्या इस पर विचार नहीं किया जाना चाहिए? और यदि ऐसा हो रहा है तो सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को यह जवाब देना ही होगा कि वे कितना संविधान का अनुसरण कर रहे हैं, वे कितने संविधान के अनुसरण करता है, कितने संविधान की में उनकी आस्था है। साथ ही साथ आज संविधान की स्थिति वही बन चुकी है, सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के लिए पक्ष तो यह है कि शायद ही किसी दल ने संविधान को लहूलुहान करने में कोई कसर छोड़ा हो। आज संविधान इनके लिए मुर्गी का पोल्ट्री फार्म बन चुका है, मछली का तालाब बन चुका है, जिसमें नाम तो पालन का होता है लेकिन मकसद होती है हत्या। तो वैसे हर कोई आज संविधान का अनुयायी बन रहा है, हर कोई संविधान का अपने आप को संरक्षक नियुक्त कर रहा है, लेकिन वास्तविक मकसद वही है हत्या, संविधान का अतिक्रमण। और जब जब किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को वह स्थान प्राप्त हुआ है, तब तब इन्होंने संविधान के अतिक्रमण और संविधान की दुर्दशा करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ा है। चाहे बात हम कर लें कांग्रेस पार्टी की, जो सबसे ज्यादा जो है सत्ता में रहे हैं। पहला संविधान संशोधन ही विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को सीमित करने के लिए किया गया। 42वां संशोधन बदनाम संशोधन, जिसे बाद में बुद्धिजीवियों के द्वारा लघु संविधान का नाम देके अलंकृत कर दिया गया। भारत में यह समस्या रही है कि हमेशा जो अपने आप को बुद्धिजीवी कहते हैं वो छद्म बुद्धिजीवी वास्तव में है, जो अपने आप को मीडिया के प्रतिष्ठान के धरोहर कहते हैं वो वास्तव में लोकतंत्र के तीसरे या चौथे स्तंभ बना होकर के वास्तव में लोकतंत्र को सबसे ज्यादा अगर नुकसान किसी ने पहुंचाया, छला है, तो मीडिया के प्रतिष्ठानों ने छला है। जो शासन और सत्ता में होता है उसी के पैरोकार बन जाते हैं, उसी के चाटुकार बन जाते हैं। इनकी अपनी कोई सोच नहीं होती, इनकी अपनी कोई राय नहीं होती है, इनका अपना कोई नजरिया नहीं होता है। इनका काम सिर्फ और सिर्फ चाटुकारिता है। उसी प्रकार भारत के बुद्धिजीवी वर्ग का सिर्फ कार्य है आरोप प्रत्यारोप। सच से किसी का कोई लेन देन नहीं है। आज जब समय सरकारों व आमजन के लिए भविष्य के चुनौतियों पर विचार करने का है, वर्तमान की समस्याओं पर विमर्श करने का है, तब इस पर सार्थक चर्चा के बजाय एक दूसरे पर लांछन, आरोप और प्रत्यारोप कहीं ना कहीं दुर्भाग्यपूर्ण ही है। विपक्ष के निराधार आरोप व सत्ता पक्ष का भी बर्ताव आज निराशाजनक ही देखा जा रहा है। आप देख सकते हैं कि अंबेडकर का मुद्दा वास्तव में कोई तथ्यात्मक मुद्दा न होकर के राजनीति से जुड़ा एक निजी स्वार्थ और निजी क्षुधाओं की पूर्ति का एक माध्यम मात्र बनकर रह चुका है। हर कोई जानता है कि कौन कितने अंबेडकरवादी हैं और किसका अंबेडकर से कितना बड़ा सरोकार है। संविधान पे तुम आपको बता चुके हैं। संविधान पे ही देख लें, केवल कांग्रेस पार्टी को हम क्यों इसके लिए जिम्मेवार ठहराएं, बीजेपी को ही देख लें। हम बहुत ज्यादा इतिहास में जाने की बात ना करके वर्तमान में बीजेपी की कारगुजारियों को देख लें। अभी हालिया
जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त के नियुक्ति का पैनल था उसमें जिस प्रकार से संशोधन किया गया है, क्या वह संविधान के साथ छलावा नहीं है? अब आपको तो ये भी नहीं पता होगा बहुत से लोगों को, भैया पैनल क्या, जरूरत क्या है आपको? आप तो सोशल मीडिया वाले हैं, आप तो एक एक पॉलिटिकल पार्टी के कोई पक्ष का समर्थक है, कोई विपक्ष का समर्थक है, आप तो भांटों की तरह केवल गीत गाने वाले हैं, सुर में सुर मिलाने वाले हैं। आप काहे इतना जहमत पालने जाए? चलिए सुन लीजिए। इससे पहले जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त के नियुक्ति का पैनल हुआ करता था उसमें प्रधानमंत्री, नेता प्रतिपक्ष और सीजेआई यानी चीफ जस्टिस ऑफ भारत हुआ करते थे। वर्तमान में जो उसमें बदलाव किया गया उसमें चीफ जस्टिस ऑफ भारत यानी भारत के मुख्य न्यायाधीश को हटा के कैबिनेट के एक सदस्य को रख दिया गया है। नियुक्ति का जो प्रक्रिया है, प्रोसेस है, उसमें कहीं सर्वसम्मति का प्रयोग नहीं किया गया, बहुमत शब्द का प्रयोग किया गया है। और जब बहुमत के आधार पर नियुक्त किया जाएगा 3 लोगों के पैनल के द्वारा, तो इसमें क्या प्रधानमंत्री के मंतव्य के विपरीत जाके जो है कैबिनेट का कोई सदस्य कार्य कर सकता है, जिसको भी वो चुने? आप भी जानते हैं, कहा भी जाता है कि कैबिनेट या मंत्रिमंडल उस ग्रह उपग्रह के समान है और प्रधानमंत्री सूर्य के समान है, जिसके चारों तरफ ये परिभ्रमण करते हैं, चक्कर लगाते हैं। आप स्वतः समझ सकते हैं कि मंत्रिमंडल की प्रधानमंत्री के समूह क्या हैसियत होती है। और इस आधार पे नेता प्रतिपक्ष केवल शोर मचाने वाला या गली का भौंकने वाला एक हमारा कुत्ता बन के मात्र रह जाएगा, उसी कोई क्या स्थिति रह जाती है? वह कितना भी शोर करे, कितना भी चिल्लाए कि नहीं ये नियुक्ति अवैध है, ये नियुक्ति जो ऐसा है, ये नियुक्ति वैसा है, कौन उसकी सुनने वाला है? क्योंकि बहुमत तो प्रधानमंत्री के फेवर में है। किंतु जब तक जो मूल प्रावधान था जिसमें सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस हुआ करते थे, तो ये तीनों ही व्यक्ति एक दूसरे से स्वतंत्र हुआ करते थे और कहीं ना कहीं उस समय नियुक्ति में हम अधिक पारदर्शिता की उम्मीद कर सकते थे। अम्बेडकर पे चले आते हैं। आज सबसे बड़ी समस्या अमित शाह का वही वक्तव्य है कि आपने अम्बेडकर को भगवान मानने से इनकार कैसे कर दिया। एक लाइन का वक्तव्य, और उसी को तिल का ताड़ बनाया जा रहा है। क्या वह व्यक्ति या अम्बेडकर के वह अपने लोग जो अपने आप को अम्बेडकर का अनुयायी मानते हैं उनसे कोई है नहीं। हर कोई अपने अपने निहित स्वार्थों में लगा हुआ है। कितना कौन अम्बेडकरवादी है सब लोग जानते हैं। अम्बेडकर के नाम का जाप सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि अधिक से अधिक अपने निहित स्वार्थों की निहित सुधा की पूर्ति की जाए। यदि आप अम्बेडकर को भगवान मानते भी हैं तो अपने आप और अपने अंतर झांक के देखिए कि आप कितने बड़े अम्बेडकरवादी हैं। क्षमा चाहते हैं, स्वास्थ्य थोड़ा सही नहीं है। कितने बड़े आप अम्बेडकर के अनुयायी हैं। स्वयं अम्बेडकर के शब्दों में यदि हम बात करें तो संविधान सभा में उनका वक्तव्य आज भी प्रासंगिक है, आज भी उल्लेखनीय है। जब उन्होंने आगाह किया था कहीं ना कहीं वर्तमान दौर के लिए, उसी समय उन्होंने आगाह किया था कि अध्यात्म में भक्ति का मार्ग, अध्यात्म में भक्ति तो मुक्ति का मार्ग हो सकती है, किंतु राजनीति में भक्ति हमेशा संभावित अपयश और तानाशाही को ही बढ़ावा देने वाली होती है। और इसके बाद भी आप अपने आप को अम्बेडकर के बड़े भारी अनुयायी मानते हैं। चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, पक्ष हो या विपक्ष हो, दोनों ही जब ये कहते हैं कि हम अम्बेडकर के अनुयायी हैं तो यह हास्यास्पद ही है। इस पर हंसी ही आती है और क्षोभ भी होता है। यदि कांग्रेस अपने आप को अम्बेडकरवादी मानती है तो फिर कांग्रेस को स्वयं या विचार करना चाहिए, इन प्रश्नों का जवाब देना चाहिए कि कांग्रेस क्या नेहरूवादी है कि नहीं है, कांग्रेस क्या गांधीवादी है कि नहीं है। कहेंगे रे हम तो परम गांधीवादी हैं, हम तो गांधी के जो है परम अनुयायी हैं। तब महोदय आपको ये पता होना चाहिए कि आप परम अम्बेडकरवादी कैसे हो सकते हैं, क्योंकि गांधी और अम्बेडकर के विचार तो 80% एक दूसरे के विपरीत ही थे।
80 क्या कहें हम, 99.9% कह सकते हैं। नेहरू और अंबेडकर के विचारों में तो कहीं दूर दूर तक समानता देखने के लिए मिलती ही नहीं थी, और कई मुद्दों पर इन तीनों के विचार एक दूसरे से परस्पर भिन्न होते थे। औद्योगिकरण की बात कर लें तो नेहरू और अंबेडकर के विचारों में साम्य देखने के लिए मिलेगा, गांधी इन दोनों से अलग दिखाई देंगे। वर्ण व्यवस्था की बात कर लें तो नेहरू और अंबेडकर के विचारों में साम्य देखने के लिए मिलेगा, गांधी इनसे अलग दिखाई देंगे। इसी प्रकार पॉलिटिकल इश्यूज की कुछ बात कर लें तो नेहरू और गांधी में साम्य दिखाई देगा, अंबेडकर इनसे अलग दिखाई देंगे। अब बीजेपी अपने आप को इस समय बड़ा अंबेडकरवादी जो है अपने आप को मान के चल रही है, तो उनको भी याद करना चाहिए कि आप ये बताइए कि आप हेडगेवारवादी हैं कि नहीं हैं, आप गोलवलकरवादी हैं कि नहीं हैं, आप मुखर्जीवादी हैं कि नहीं हैं, और अगर हैं तो किस मुख से आप कह सकते हैं कि हम अम्बेडकर के बड़े भारी पुरोधा हैं। इसीलिए शायद अम्बेडकर जी ने कहा था कि भैया राजनीति में भक्ति का कोई मार्ग नहीं होता है, राजनीति में विचारों, राजनीति में वक्तव्यों का आकलन तथ्यों और परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए होना चाहिए, उनकी उपयोगिता और उपादेयता को देखते हुए होना चाहिए, न कि इसलिए किसी वक्तव्य को हम इतना ज़्यादा महत्व दें कि फला ने किया था, और न ही इसलिए हम किसी वक्तव्य को नज़रअंदाज करें कि ये फला के मुख से कहा गया वक्तव्य है। नहीं, हमें गांधी को लेकर भी चलना होगा, हमें नेहरू को लेकर भी चलना होगा, हमें अम्बेडकर को लेकर भी चलना होगा, और इसी अनुरूप उतना ही हद तक लेकर चलना होगा कि जितना वर्तमान में उनके विचारों की क्या प्रासंगिकता है, किन विचारों की कितनी प्रासंगिकता है। और हम बात करें जिस प्रकार से संसद जैसे एक प्रतिष्ठित सदन में तथ्यहीन चीजें चलाई जाती हों, जैसे इस समय काफी चर्चा का विषय है संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर। यदि बाबा साहब अम्बेडकर संविधान निर्माता थे तो बाकी संविधान सभा के सदस्य क्या कर रहे थे? तो संसद के परिसर में झाड़ू पोछा लगा रहे थे, घास छील रहे थे? यदि संविधान निर्माता केवल बाबा साहब अम्बेडकर थे, जैसा कि पक्ष विपक्ष दोनों इस समय रट रहे हैं, तो राहुल गांधी जी को इस पर सबसे पहले जो जवाब देना चाहिए कि नेहरू जी भी उस समय संविधान सभा के सदस्य थे। नेहरू जी के बारे में आपका क्या वक्तव्य है, क्या विचार है? थोड़ा नाना जी के बारे में भी सोच लीजिए। क्या नेहरू जी का संविधान सभा में पद और पारिश्रमिक प्राप्त करना यह नितांत अनैतिक नहीं था कि जब आपने कोई कार्य नहीं किया संविधान में तो किस लिए पद और किस लिए पारिश्रमिक? यदि संविधान यदि केवल किसी व्यक्ति विशेष का जो है प्रतिफल है, विचारों का प्रतिफल है, तो फिर गांधीवादी विचार कहां से आ गए, जिसके तो अम्बेडकर परम विरोधी थे। और शायद इन तथ्यों पर आज कोई विचार करने के लिए इसलिए नहीं तैयार होगा कि हर कोई अंध पट्टी बांधे हुए आंखों में या एक विशेष रंग का चश्मा लगाए हुए आंखों में चल रहा है, और दूसरे किसी रंग को देखने के लिए वह तत्पर नहीं है, या दूसरा कोई रंग उसे दिखाई ही नहीं देता है। जो हरा चश्मा पहन रखा है उसको सारी दुनिया में हरा हरा दिखाई दे रही है, जो करियवा पहन रखे हैं उनको काला काला दिखाई दे रहा है, दिनों बादर दिखात बा। समस्या यही है कि आप किसी विशेष रंग के चश्मे के आधार पर जब चीजों को देखने का प्रयत्न करेंगे तो वह उसी रंग का आपको दिखेगा, और आप वास्तविकता को कभी स्वीकार करने की स्थिति में नहीं रहेंगे। हमेशा आप उस वास्तविकता से दूर भागते हुए दिखाई देंगे। वर्तमान में यह नितांत दुर्भाग्यपूर्ण ही है कि जिसे हम लोकतंत्र कहते हैं वह भीड़ तंत्र में परिवर्तित हो चुका है, और यहाँ पक्ष और विपक्ष वही कहना चाहते हैं या वही सुनना चाहते हैं कि जिसे भीड़ ज्यादा से ज्यादा स्वीकार करे। 1951-52 में जब अंबेडकर मंत्रिमंडल से त्यागपत्र देते हैं तब कोई अंबेडकर का अनुयायी नहीं दिखाई देता है, तब कोई अंबेडकर को मनाने के लिए नहीं जाता है, क्योंकि तब अंबेडकर के साथ भीड़ नहीं थी। आज अंबेडकर लोगों के लिए इसलिए महत्वपूर्ण बन चुके हैं क्योंकि आज अंबेडकर के पास एक बड़ी लॉबी अंबेडकर के साथ खड़ी दिखाई देती है। आज अंबेडकर का वोट चाहिए लोगों को। वही अंबेडकर
जो अपने जीवन पर्यंत कश्मीर को किसी भी प्रकार से विशेष राज्य का दर्जा देने के नितांत विरोधी थे, उसके बावजूद कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया और आज आप अपने आप को अम्बेडकर का अनुयायी बताते हैं। जिस एसटी एसटी आरक्षण के लिए अम्बेडकर जूझते रहे, उस एसटी एसटी आरक्षण को कश्मीर में 70 सालों तक वंचित रखा गया उन लोगों को, और उसके बावजूद भी आप अम्बेडकर को का अनुयायी अपने आप को मानते हैं। जब आप यूपी बिहार में चुनाव में जाएंगे तो आपको एसटी एसटी ओबीसी नजर आएगा, जामिया मिलिया इस्लामिया में एसटी एसटी ओबीसी नजर नहीं आएगा, जम्मू कश्मीर में नजर नहीं आएगा, क्योंकि वहां वोट बैंक का दूसरा माध्यम है, यहाँ वोट बैंक का दूसरा माध्यम है। तो जिस प्रकार से आप अलग अलग स्थानों पर अलग अलग नैरेटिव फैलाते हैं चुनाव में, उसी प्रकार से चाहे वो सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, निष्कर्षतः हम यही कह सकते हैं कि महापुरुषों का प्रयोग जो है नाम का केवल इनके द्वारा अपनी सुविधा के अनुरूप उपयोग किया जाता है, अपनी राजनीतिक तुच्छा और राजनीतिक सुधा की स्वार्थ के लिए उपयोग किया जाता है, न कि इनका महापुरुषों से कोई दूर दूर तक वास्ता है अथवा कोई लेना देना है या कोई सरोकार है। शायद आम जनमानस को भी इस पर विचार करना होगा, आम जनमानस को देखना होगा कि किस प्रकार से आज देश के सम्मुख विभिन्न चुनौतियां मुंह बाए खड़ी हैं सुरसा की तरह। आज देश को इस पर विचार करना होगा कि उन चुनौतियों से कैसे पार पाया जाए, कैसे देश को सुदृढ़ किया जाए, कैसे देश की एकता और अखंडता की सुरक्षा की जाए। और शायद किसी भी देश के संविधान का मूल मंतव्य इसी से जुड़ा हुआ होता है। किसी भी देश के संविधान का मूल मंतव्य देश की एकता, अखंडता, सुरक्षा, समृद्धि और शांति को बढ़ावा देना होता है। और जिस प्रकार आज पक्ष और विपक्ष दोनों ही देश की शांति, समाज की शांति और समाज की एकता और अखंडता के लिए आज जहर बन चुके हैं, जहर बो रहे हैं, या किसी भी प्रकार से संविधान का सम्मान नहीं हो सकता है। इसी के साथ हम अपनी बात को विराम देंगे। धन्यवाद।